हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट हो से पहले मैं आपको वीडियो के बारे में बता देता हूं। तो देखिए क्या होगा कि इसमें इंडिकेटर्स के बारे में आप समझेंगे। जो इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है। आई थिंक कि आप लोग इस वीडियो पे इसीलिए आए होंगे क्योंकि आपका भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा। आपको पहली स्लाइड में दिखाई दे रहा है जीडीपी लिखा हुआ है। इसी के साथ मैं आगे के पॉइंट्स दिखा देता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर बात होगी, इन्फ्लेशन रेट के बारे में बात होगी, इंटरेस्ट रेट के बारे में बात होगी। तो आखिर ये क्या होते हैं और हम कैसे किसी इकोनॉमी का पता कर सकते हैं चुटकियों में कि ये इकोनॉमी अच्छी चल रही है या इकोनॉमी बैड परफॉर्मेंस दे रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं अच्छे एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा, वीडियो बनाने की बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए जीडीपी से बात करते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म मालूम होगा आपको, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। चलिए इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट अ कंट्री प्रोड्यूसेस गुड्स सर्विसेज इन अ ईयर। गुड्स हो गई या सर्विस हो गई। हमारे देश में जो भी पॉपुलेशन है वो एक साल के अंदर कितने सारे गुड्स और कितनी सारी सर्विसेज पैदा करती है। समझ रहे हो, पैदा करती है का मतलब है कि वो अस्तित्व में नहीं होते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करके उसको बनाया जाता है। तो जो उसकी वैल्यू निकलती है, जो भी उसकी वैल्यू निकलती है, तो उसको हम कहते हैं गुड्स या सर्विसेज के उसको हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, लाइक अ स्कोर कार्ड शोइंग हाउ बिग अ कंट्रीज इकोनॉमी इज। जीडीपी क्या बताती है? जीडीपी सिंपल सा जीडीपी का डेटा आप किसी भी कंट्री का निकालेंगे तो उसका ये मतलब होता है कि ये कंपनी का स्कोर कार्ड है कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। जैसे कि हमारी 3 ट्रिलियन की जीडीपी है, यानी कि हमारे पास में 3 ट्रिलियन के डॉलर्स, 3 ट्रिलियन डॉलर्स हमारे यहाँ फ्लोट कर रहा है, हमारी मार्केट में फ्लोट कर रहा है। हमारे पास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 3 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं। अब उसको आप रुपीस में निकालोगे तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू निकल जाएगी। हायर जीडीपी यूजुअली मीन्स अ वेल्दियर कंट्री। सीधी सी बात है, जिस कंट्री की आप कंट्री की लिस्ट निकालो, उसकी जीडीपी निकालो, आपको जो भी कंट्री की सबसे ज़्यादा जीडीपी दिखाई देगी, आप समझ जाना कि उस कंट्री के पास में बहुत ज़्यादा धन है, यानी वेल्दी है वो कंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है और इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी कंट्री अच्छी परफॉर्म कर रही है नहीं। परसेंट ऑफ पीपल हु वांट अ जॉब बट कांट फाइंड वन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निर्भर करता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसे नहीं निर्भर करता है कि ये जो भाई साहब हैं, ये कॉलेज के बाद इनकी प्लेसमेंट हुई और इन्होंने फिर प्लेसमेंट ड्रॉप कर दी, अब ये अनएम्प्लॉयड है, उनको काउंट नहीं किया जाता है। इसका मतलब है वो अनएम्प्लॉयड नहीं थे, वो एम्प्लॉयमेंट में आके जा चुके हैं, अब वो कोई भी मर्जी से रह सकते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ उन लोगों पर ही डिपेंड करता है, उन लोगों का फिगर निकालती है सर्वे करने वाली कंपनी या रिपोर्ट पब्लिश करने वाली कंपनी। जो लोग काम करना तो चाहते हैं मगर उन्हें काम ही नहीं मिल रहा है। आप काम करना तो चाहते हो लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा। आप कह रहे हो भाई 15,000 मत दे मेरे को, 10,000 दे दे, लेकिन काम दे दे, लेकिन काम उस कंट्री के अंदर नहीं मिल रहा है। तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर ऐसे निकाला जाता है। लाइक अ मेजर ऑफ हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग फॉर वर्क। साथ ही साथ कितने लोग वर्क ढूंढ रहे हैं, इसका भी डेटा वो शो करती है। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज जनरली बेटर फॉर दी इकोनॉमी। सीधी सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना कम होगा यानी कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, यानी कि एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा होंगे, उतना बेहतर है। एम्प्लॉयड होंगे तो मनी फ्लो करेगा और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारी एट द एंड जीडीपी ही हिट करेगी, ऊपर जाएगी। और जीडीपी आप याद रखना कि जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सारी चीज़ें जीडीपी के अंदर आती हैं। इन्फ्लेशन रेट के बारे में बात करते हैं। सो ये कैसे डिपेंड करेगा? हाउ मच मोर एक्सपेंसिव थिंग्स गेट्स ओवर टाइम। इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है कितनी ज़्यादा टाइम के बाद में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है। जैसे कि कुछ 8-7 ऐसे % कुछ अपने इंडिया में शायद चल रहा है इस टाइम पे, तो वो रेट बताता है कि कितनी महंगी हो जाती हैं चीज़ें एक साल के बाद या एक टाइम पीरियड के बाद। इमेजिन प्राइसेस गोइंग अप ऑन ग्रोसरीज, गैस, ETC। इन्फ्लेशन रेट मेजर्स दैट इंक्रीज। आपका गैस का दाम कितना बढ़ गया, ग्रोसरीज जो सब्जी आप 100 रुपये में जो हैं, कितने किलो आप सब्जी ले लेते थे या एक पर्टिकुलर चीज़ ले लेते थे, वो चीज़ अब कितने में मिल रही है, कितने क्वांटिटी मिल रही है, कितने किलो मिल रही है। जैसे अगर आप मान लें फॉर एग्जांपल 100 किलो में अगर आपको 4 केजी आलू कभी मिलता था, तो अगर आज वो 2 केजी मिल रहा है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया है। और वो किस दर से बढ़ा है, उस दर को इन्फ्लेशन रेट के अंदर लिया जाता है। लोअर इन्फ्लेशन इज जनरली बेटर एज हाई इन्फ्लेशन मेक्स द थिंग्स लेस अफोर्डेबल। भाई जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा महंगी चीज़ें होंगी तो कोई खरीदेगा नहीं, जब खरीदेगा नहीं तो वो यूज़ क्या करेगा? अगर आपको ऑफिस जाना है तो आपको ब्रेड लेना है, दूध लेना है, तो फिर आपका जब वो महंगा है तो फिर आप क्या ऑफिस पे जाओगे, क्या खाना खाओगे? उसी तरह से जीडीपी पे फिर हिट आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बैकबोन होती है इकोनॉमी की। द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी ऑन द रिवॉर्ड फॉर सेविंग इट।
देखो, इंटरेस्ट रेट को मैं सिंपल भाषा में तुम्हें पहले समझा देता हूँ। इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है, रेपो रेट का नाम सुना होगा। अब रेपो रेट को मैं और सिम्प्लीफाई कर देता हूँ। रेपो रेट का मतलब होता है सबसे बड़ी बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक जो भी उस कंट्री की होगी, जैसे अमेरिका की फेडरल है, अपने यहाँ पे आरबीआई है, तो फिर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट रेट तय कर देगी कि हम कमर्शियल बैंक्स को इतने इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे, वो नीचे वालों को उतने इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। यानी नीचे वाले कौन? आप, कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया, ठीक है, तो आपके लिए लेना मुश्किल हो जाएगा लोन। जब लोन आप ले नहीं पाओगे, तो अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप वो स्टार्ट नहीं कर पाओगे। और जब कोई भी कंज्यूमर, मतलब जो भी पब्लिक है, आम पब्लिक है, जब वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाएगी या सर्विसेज स्टार्ट नहीं कर पाएगी, तो फिर जीडीपी आखिर में फिर से हिट करेगी, फिर जीडीपी नीचे ही आएगी, ठीक है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट का भी बैलेंस बना के चलना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है, मैं उसको किसी वीडियो में भी नहीं कवर कर सकता हूँ, मतलब वो इतनी समझाने की मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से आप इन्फ्लेशन भी रिलेटेड करता है, और रिसेशन और डिप्रेशन और क्रैश, सारी चीज़ें इंटरेस्ट रेट पे ही डिपेंड करती हैं, ठीक है। लाइक अ फी फॉर लोन्स और एन अर्निंग ऑन सेविंग अकाउंट। तो वो इंटरेस्ट रेट का मतलब सिंपल सा यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका उस रुपए पे, जो आपने रुपए उधार लिए हैं, उस पे क्या ब्याज लगेगा, बस उसको बता रहा है, जो आप फीस उसकी भरोगे, है ना। हायर इंटरेस्ट रेट जनरली मीन बोरोइंग इज मोर एक्सपेंसिव एंड सेविंग इज मोर रिवॉर्डिंग। अब आप यहाँ पे सीधी बात, नीचे लिखा हुआ है कि हायर इंटरेस्ट रेट, अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो आपको बोरो करने में मुश्किल होगी, और आपका मन करेगा कि चलो इसको मैं एफडी में डाल करके इस पे इतना परसेंट जो है सेव करके, मतलब आपका मन होगा अब सेव करूं, आपका मन ये नहीं होगा कि अब मैं इसको खर्च करूं, क्योंकि आपको मालूम है कि इंटरेस्ट इतनी मुश्किल से मिला है, इसको मैं खर्च कैसे कर सकता हूं यार। अभी इंटरेस्ट पे, मतलब लोन इतनी मुश्किल से मिला है, अब इस पे इंटरेस्ट बन रहा है, तो मैं इसको खर्च नहीं करूंगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर हाई होगा तो यही होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग जल्दी जल्दी बिजनेसेस खोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, तो ये होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसे काम करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऐसे काम करता है कि एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में जो पेमेंट हुई है वो माइनस में है या प्लस में है। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ। देखो, अगर तुम्हारी जेब में 100 रुपये हैं, ठीक है, और मेरी जेब में कुछ नहीं है, जो भी है, आपसे मैंने 50 रुपया निकाल लिया आपकी जेब से, तो अब आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ कि आपकी जेब में 50 रुपया बचा। लेकिन अब आपने क्या किया कि जो 50 रुपया मैं लेके भागा हूँ, अब आपको वो कैसे भी वापस लेना है। तो आपने क्या किया कि आपने मेरे से 100 रुपये निकाल लिया अब की बार, तो आपके पास हो गए 150 रुपये, यानी आपने 50 जो आप मुझे दिए थे, मैंने जो छीने थे, वो भी आपने ले लिए और साथ में मुझसे 50 रुपये और ले लिए। तो इस मैटर में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या हुई? इस मैटर में बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरे लिए घाटे में है, माइनस में है, और आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो यही होता है जब हमारा क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। इस चीज़ को समझाना बहुत ही आसान नहीं है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बीओपी, फिर भी मैं समझाने की कोशिश बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, क्या होगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक चीज़ होती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये होता है कि जो भी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी वो धनी होती चली जाएगी। अमेरिका धनी इसलिए क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, यानी बेचो ज़्यादा, यानी मनी का इन्फ्लो ज़्यादा आ रहा है देश में, लेकिन जा देश से कम रहा है। जब देश से कम जाएगा, यानी तुम्हारी जेब से कम जाएगा, बराबर आता जाएगा, तो एक बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, यानी एक बड़ी इकोनॉमी बन जाओगे। तो यही होता है अमेरिका के साथ में। जो देश जो होते हैं रिसोर्सेज में कम होते हैं, उनको रिसोर्सेज बाहर से परचेज करने पड़ते हैं, वो देश आखिर में गरीब बनते चले जाते हैं, अनलेस अनटिल वो रिसोर्सेज का यूज़ करके उसका फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको महंगे में उसी देश को वापस चिपका ना दें, तब तक वो गरीब बनते चले जाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कुछ नहीं होता है, ये बताता है कि कंज्यूमर जो है वो एक बास्केट में रखी हुई चीज़ें, जैसे कि रेंट, गैस और ईटीसी, कोई भी, मतलब जैसे कि डेली के प्रोडक्ट, जैसे लक्स का साबुन रख लो या कुछ भी रख लो, जो भी तुम यूज़ करते होगे, बटर वटर जो भी यूज़ करते हो, उसको एक बास्केट में रखो। और ये देखो कि इमेजिन अ बास्केट ऑफ ग्रोसरीज, रेंट, गैस, सीपीआई मेजर्स प्राइस चेंजेस फॉर दैट बास्केट। अब ये देखो कि जो चीज़ें तुम डेली लेते हो अपने लिए, उस बास्केट में रखने के बाद में वो बास्केट का प्राइस क्या चेंज हुआ है, ठीक है। पहले वो कितने में वो बास्केट आपकी फिल हो जाती थी, जैसे वही 4 किलो आलू वाला एग्जाम्पल दिया, पहले वो कितने में आ जाते थे और अब वो कितने में आते हैं। तो जब इसको मेजर करती है कोई भी कंपनी या रिपोर्ट पब्लिश करने वाला, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को सीधे देख के पता किया जा सकता है कि कंज्यूमर क्या प्राइस पे करने को तैयार है, वो कम पे कर रहा है, ज़्यादा पे कर रहा है, इकोनॉमी में उसकी कैसी सैलरी चल रही है, क्या हाल चल रहा है एम्प्लॉयमेंट रेट का। तो इन चीज़ों से आप फैक्टर से पता लगा सकते हो। ट्रैक्स हाउ मच एवरीडे थिंग्स कॉस्ट ओवर टाइम, नंबर पहला ही पॉइंट है।
कि डेली की चीज़ें कितनी कॉस्ट उसकी बढ़ गई है ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब 1 साल 6 महीने जब भी वो सीपीआई इंडेक्स निकल के आ जाए, ठीक है। राइजिंग सीपीआई मीन्स थिंग्स आर गेटिंग मोर एक्सपेंसिव। अगर वो बास्केट का प्राइस बढ़ता जा रहा है, यानी वही 4 किलो आलू अब आपको जो है 300 रुपये में मिल रहा है, तो इसका मतलब है ज़ाहिर सी बात है महंगाई बढ़ गई, यानी कंज्यूमर का प्राइस इंडेक्स बढ़ गया है, कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस पे कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहीं तक थी वीडियो। आई होप कि ये शॉर्ट वीडियो आपको हेल्प कर सके, नॉलेज दे सके। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, काफ़ी मेहनत लग रही है। और चलो इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करने की कोशिश करो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।